चले जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। जी भाई, चले जी, आ जाए आगे। एक क्लियर है आप लोगों को एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पढ़े फिर बताइए मुझे क्या समझ में आता है आप लोगों को। या अल्लाह, देखो एक बच्चे ने पूछा भी था ना, एनकैप्सुलेशन की रियल एग्जांपल दे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर एनकैप्सुलेशन होगी, सही है ना, तो उससे ये फायदा होगा कि क्लास की यूजेज आसान हो जाएगी, सही है ना। और व्हेन डन करेक्टली, अगर अच्छे तरीके से एनकैप्सुलेशन करी जाए तो क्लास के हमेशा दो हिस्से होंगे। एक हिस्से को हम उसका यूजर इंटरफेस कहेंगे और दूसरे को हम इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास सारे के सारे मेथड्स आ रहे होंगे, बोथ पब्लिक और प्राइवेट, सही है। और यूजर इंटरफेस में क्या होगा, जिससे यूजर उसको एक्सेस कर रहा होगा। तो एक अच्छी क्लास को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइडेड होना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हमेशा बाहर वाले यूजर से हिडन होना चाहिए। क्लियर है? इसको एक बार पढ़ें। क्लियर सर? पढ़े पढ़े, सब लोग पढ़े इसको। क्लियर है? इसमें कोई सवाल बेटा किसी का है तो पूछो। क्लियर है सर। ये जैसे ही हम मीटिंग कनेक्ट करते हैं, दो तीन बच्चे शॉर्ट हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है?
जी भाई क्लियर है? जी सर क्लियर है। चले जी नेक्स्ट। आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो गई है तो मैं 1 मिनट उसको कॉपी करके ना वहां कर दूं। स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा नेक्स्ट देखें क्या कह रहे हैं। स्लाइड्स वाली। जी सर स्लाइड्स तो आ रही हैं। बड़े दोनों बुलेट्स पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सही है, तो पब्लिक मेथड्स की हेडिंग्स, कांस्टेंट्स और सारे कमेंट्स जो किसी दूसरे प्रोग्रामर को मैंने देने और जो मेरी क्लास यूज कर सके, वो वाला पार्ट एक क्लास का क्या कहलाता है? वो इंटरफेस कहलाता है, यूजर इंटरफेस कहलाता है। बाकी मेरी अपनी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में जाता है। सही है, तो जब भी हम ऐसी क्लास बनाएंगे, सही है, कि जिसका यूजर इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन 2 हिस्सों में हो, तो हम उसको कहेंगे कि हमारी क्लास क्या है? हमारी क्लास एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास है। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। इसमें कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें फर्स्ट बुलेट को। देखो बेटा, हाँ, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्यों करूंगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का मेन मकसद होता है रीयूजेबिलिटी। ये बात हम सबको पता है। जी सर। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक क्लास जो मैंने बनाई है उसको सिर्फ मैं अकेला इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना करें, उसको बहुत कहीं और सारे भी लोग यूज हो इस्तेमाल सके वो क्लास। करेंगे। ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। वेरी गुड। हाँ रोमा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई क्लास बनाऊंगा तो मैं ये सोच के बनाऊंगा कि यार इसका मैं अकेला यूजर तो नहीं हूँ, इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा मुझे क्लास को 2 हिस्सों में बनाना है। उसका यूजर इंटरफेस क्या करेगा? उसका यूजर इंटरफेस दूसरे यूजर्स को अलाउ करेगा वो मेरी क्लास को इस्तेमाल करने किसी और जगह पे। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा? वो सिर्फ मेरे लिए होगा। सही है ना? उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे लिए होगी और कोई और उसको देख नहीं सकेगा। वो उसको इस्तेमाल कर सकेगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को देख नहीं सकेगा। मिसाल के तौर पे हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं नहीं बनाते हैं? जी जी। तो हम ओपन का मेथड कॉल करते हैं और उसमें हम अपनी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, लेकिन ओपन का मेथड इंप्लीमेंट कैसे हुआ भाई ये तो हमें नहीं पता। सही। इसी तरह से हम कंसोल की क्लास का राइट लाइन का मेथड यूज करते हैं। जहां हमें कोई चीज प्रिंट करानी होती है हम राइट लाइन का मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन राइट लाइन का मेथड लिखा हुआ कैसे है और कितनी लोकल प्रॉपर्टीज उसमें इस्तेमाल हो रही है उसका तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब भी क्लास बनाओ 2 हिस्सों में बनाओ, उसके यूजर इंटरफेस को और उसकी इंप्लीमेंटेशन को अलग अलग रखो। अगर तुम कोई ऐसी क्लास बना लेते हो जिसकी यूजर इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है, तो जो क्लास तुमने बनाएंगे हम कहेंगे वो क्लास कौन सी है? वो एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास है।
ठीक जी है, इसमें सही कोई सवाल है तो पूछे। क्लियर है? यस सर। चले आए देखिए आगे। सर इसमें यही है ना कि जो जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस हैं, वो प्राइवेट हो, और जो प्रोग्रामर है उसको एक्सेसर और म्यूटेटर से उसको एक्सेस करके उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज कर सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है ना, तो प्लेस अ कमेंट बिफोर द क्लास डेफिनेशन। जैसे भी आप चाहो आप कमेंट्स वगैरह दे दिया करो। अच्छी आदत होती है आप लोगों की, बिल्कुल प्रोग्रामिंग में आदत नहीं होती। डिक्लेयर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल इन द क्लास टू बी प्राइवेट। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा क्या रखोगे? वो हमेशा प्राइवेट रखोगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? जी सर। यस सर। और तो सर अगर हम हर प्रॉपर्टी को वो कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो हम फिर पब्लिक प्रॉपर्टी और एक्सेस मीटर की थ्रू अगर चेंज हो रही प्राइवेट, तो फिर पब्लिक का क्या फायदा रहा? पब्लिक का प्रॉपर्टीज हम अमूमन कभी भी पब्लिक नहीं रखते हैं बेटा। सही है, प्रॉपर्टीज को पब्लिक रखना एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। सही है, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज नहीं हैं तो सर उनकी जरूरत कब पड़ेगी? लगे जब हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक रखना पड़े, कब जरूरत पड़ेगी? कोई स्पेशल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक वैल्यू है और मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू मल्टीपल क्लासेस के दरमियान सेम रहे, तो इस वाले केसेस के अंदर मैं क्या करता हूं? इस वाले केसेस के अंदर मैं अमूमन प्रॉपर्टीज को पब्लिक रख लेता हूं। ठीक है, लेकिन उससे एनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उसका ये नुकसान है कि उससे एनकैप्सुलेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि आप उसको हमेशा स्टैटिक रखो, आप उसको किसी भी सूरत में पब्लिक मत रखो। और इंडस्ट्री में जो काम किया जाता है, इंडस्ट्री में जो फॉर्म की वैल्यूज होती है ना, उसको लोग अक्सर जो है वो पब्लिक रख लेते हैं। ये अक्सर लोग ये वाला काम करते हैं। तो डिपेंड ठीक है करता सर, है, क्यों हो सकता है फॉर्म मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा हो? सही फॉर्म है। मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा होता है, तो उसको लोग अक्सर पब्लिक रख लेते हैं, लेकिन मैं उसके भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि फॉर्म वाला काम भी आप स्टैटिक वेरिएबल से कर सकते हो। अगर आप जरा सी अकल लगाओ तो आप आसानी के साथ स्टैटिक वेरिएबल से कर सकते हो वाला काम। जी और कोई सवाल? समझ में आया आपको जवाब बेटा? जी सर। चलो वेरी गुड जी। और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। आप लोगों की मैंने वीडियो का पार्ट 1 जो है रिकॉर्डेड, वो मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है फेसबुक के, और मैं LMS पे भी उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, और ये मेक श्योर करें कि सारे टीचर्स आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये सारे जो क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपने लाजमन जो है वो डालनी है LMS पे भी और ग्रुप पे भी।
तो नहीं डल रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके सर। ठीक है जी। इंस्टेंस वेरिएबल प्रॉपर्टी सारी प्राइवेट होंगी। प्रोवाइड पब्लिक एक्सेसेस एंड म्यूटेटर मेथड टू चेंज। कोई भी काम आपको चेंज वाला कराना है उसके लिए आप गेट सेट के मेथड दे देंगे पब्लिक होंगे। क्लियर है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो पूछे। ओके की रिपोर्ट है इसमें सबकी? यस सर। चलें अब इसको तरीके से 2 या 3 मिनट लें, तो अगली स्लाइड आ रही है उसको तरीके से पढ़ें। ठीक है बेटा, माइक पे बोल दिया करो, मैं चैट मुझे अलग खोल के देखनी पड़ती है, फिर मेरी स्क्रीन हिल जाती है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो खैर एनीवेज, करो आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वो कर लो। हाँ जी, इसको देखें आप लोग। गाइडलाइंस फॉर डिफाइनिंग अ वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास। एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास बनाई कैसे जाती है? सर स्लाइड नजर नहीं आ रही। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब भैया भैया मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ वापस से, सही है? चले जी, मैं दोबारा कैसे शेयर करूं, शेयर स्क्रीन और ये वाला पार्ट। जी अब नजर आ रही है गाइडलाइंस आपको? यस सर नजर आ रही। जी सर। पढ़े जरा गौर से पढ़े। तो ये कमेंट्स के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है कि जब भी आप किसी प्राइवेट मेथड या किसी प्राइवेट वेरिएबल को चेंजेस करनी हो, तो जो मेथड, जो पब्लिक मेथड होता है उसके पीछे आप कमेंटिंग लगाना इज अ गुड प्रैक्टिस। ये ताकि अगर अगला प्रोग्रामर जो हो उसको पता चले कि किस चीज़ उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। सही है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक कह रहे हो जी। और कोई समझ में आई गाइडलाइंस आप लोगों को? जी सर क्लियर। सही है, तो फुली स्पेसिफाई ईच पब्लिक मेथड विद द कमेंट। पब्लिक मेथड में कमेंट करें आपको। हेल्पिंग मेथड्स, मेथड टू बी यूज्ड बाय द अदर मेथड्स, प्राइवेट रखे जाते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हेल्पर मेथड्स क्या होते हैं। हेल्पर मेथड्स को हम उमूमन प्राइवेट रखते हैं और उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है कि दूसरे मेथड्स उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लियर है? प्लेस ऑल जी जी, पूछे, कुछ कह रहे हैं? सर मेरा ये सवाल है, यासिन ने रिक्वेस्ट करी थी आपको। क्या करिए बेटा? सर अली यासिन ने रिक्वेस्ट करी है, वो उसके एक्सेप्ट कर लिया। हाँ मैंने कर लिया बेटा, कर लिया। 28 बच्चे हो गए क्लास में। अभी भी तो एक क्लास ज्वाइन के लिए ना एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करी है, वो चेक मैंने करना जब सबकी शायद अटेंडेंस आई लगवा थी। दी है। कल मैंने पहली क्लास में सबकी अटेंडेंस लगवा दी है। आज से मैं प्रॉपर अटेंडेंस मार्क करूंगा। सही है? और अगला सेशन हम इंशाल्लाह एलएमएस से लेंगे, तो आपका पूरा रिकॉर्ड आ रहा होगा कि आप कितनी देर लॉग इन हुए हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे से कम लॉग इन है तो उसको हम एब्सेंट मार्क करें एक सेशन में। ठीक है? एलएमएस की आईडी से इंशाल्लाह मैं अगली क्लास से लॉग इन करूंगा और टीचर्स ने करना शुरू कर दिया है। सर आपने ये जूम की एपीआई लगाई है एलएमएस में? हाँ, सेम जूम की एपीआई लगाई है। काम कर रहे हैं बेटा, कीट वालों ने आप लोगों के लिए क्लाउड खरीदा है पूरा। माशाल्लाह काफी मेहनत कर रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हो ना कि खर्चे कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, खर्चे तो कोई कम नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी के यहाँ बिजली का बस पैसे बच रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने तकरीबन 4 या 5 लाख रुपए क्लाउड पे खर्चे हैं एलएमएस के लिए।
तो महीने के पैसे दे रहे हैं। तो ये सिलसिला है। सर मेरा एक सवाल था, सर जो मेथड, जो प्राइवेट मेथड होते हैं वो रिटर्न टाइप तो हो सकते हैं, राइट? कौन से मेथड रिटर्न टाइप हो सकते हैं? हाँ हाँ, सारे मेथड रिटर्न टाइप हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ताकि ताकि जो हेल्पिंग मेथड्स हैं, जो पब्लिक मेथड्स होते हैं, वो उनको यूज कर सके, उनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और रूल ये होता है कि यूजर इंटरफेस कमेंट्स जो होती है ना, जो क्लास के मेथड्स को डिफाइन करती हैं, ठीक है ना, उनको अमूमन बिफोर द क्लास डेफिनेशन एंड बिफोर पब्लिक मेथड डेफिनेशन। तो यूजर इंटरफेस के मेथड्स के लिए हम स्टेरिक वाले यानी मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करते हैं, और दूसरे जो कमेंट्स होते हैं उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? उसके लिए हम अमूमन नॉर्मल सिंगल लाइन कमेंट्स यूज कर रहे होते हैं। पढ़े स्लाइड में नीचे ये वाली, सॉरी। अली भाई ये टोके टोके नहीं कराओ प्राइवेट मैसेजेस में, जो बोलना है पब्लिक में बोलो। होगे तो अटेंडेंस लग जाएगी, नहीं होगे तो नहीं लगेगी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था इसलिए मैं थोड़ा लेट। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है तो आप जाइए कॉम्प्रिहेंसिव दीजिए। सर देकर आई हूँ पेपर। अच्छा, आप कौन है मोहतरमा? इमरान। अच्छा, अक्स इमरान, सही है सही है। जी प्लीज पॉइंट 6 को जरा गौर से पढ़ो बेटा, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है इसको देख के। सर जो स्लैश और स्टैटिक वाले जो कमेंट्स होते हैं वो यूजर इंटरफेसेस के लिए होते हैं, और जो डबल स्लैश होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन जो कमेंट्स होते हैं, जो जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। हाँ, यूजर इंटरफेस को मल्टी लाइन में डिफाइन करो, और जो आपके प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन किया उसको उसको सिंगल लाइन के अंदर डिफाइन करो। क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी का? आइए अब इसको देखें। जावा डॉक का फैसिलिटी क्या करता है? दोबारा ये जावा से रिलेटेड है, लेकिन देखो ये आपको समझ में आएगा क्या करता है। सर जावा डॉक ये हेल्प करता है ना कि जहाँ आपने कमेंट्स लगाए हुए होते हैं वो सारे कमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके एक डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड कर देता है थोड़ा डिफरेंट यूजर्स के लिए, ताकि अगर कोई और यूज करता है तो वो इस्तेमाल कर सके, वो देख सके डॉक्यूमेंट को। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कमेंट्स कहाँ लगाए हुए हैं, कौन सी जगह पे लगाए हुए हैं। जी कुछ समझ में आया क्या करता है जावा डॉक? तो जावा डॉक एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर मैं जावा डॉक का टूल यूज करूं तो जो जो मैंने कमेंट्स किए थे, सही है ना, उसकी एक अलग से मुझे डॉक्यूमेंट फाइल बना के दे देता है। उससे क्या फायदा होता है? मेरी क्लास कल को मैं किसी को भी यूज करने दूं तो वो डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मेंटेन हो जाती है। एक ऑटोमेटेड टूल है डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? यानी जो आपने यस सर। कमेंट्स बनाए होंगे उसकी अलग से नोटपैड फाइल आपको जनरेट कर देगा। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ये बात? जी सर आ रही है। जी सर। यस सर। यस। तो इसका कंपाइलेशन का तरीका दोबारा इंशाल्लाह जब जावा का कोड कराऊंगा दिखा दूंगा, ठीक है? इसको देखें, यूएमएल क्लास डायग्राम क्या कहता है। ये भी क्लियर है सर। क्लासेस से बनाने से पहले की क्लास डायग्राम्स बनती है कि क्लास किस तरह उससे कम्युनिकेट करेंगी। ये तो आप और लोग माशाल्लाह उर्दू में पढ़ चुके हो और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इसको यस देख लो क्लास डायग्राम कैसे बनाना है।
हाँ जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर ये लोग? सर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास डायग्राम होती है हम क्लास की डिफाइन करने से पहले बनाते हैं ताकि प्रोग्रामर को इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी हो। माइनस साइन क्या बता रहा होता है? कि वो प्रॉपर्टी या मेथड प्राइवेट है, प्रॉपर्टी प्राइवेट है, और प्लस साइन जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी। देखिए इसको, तो अगर एक अच्छी क्लास आपने डिफाइन करी है और उसका सिंबल अच्छा बनाया है क्लास का, तो आपको उसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास है। कह रहे ये बात? जी यस सर। नेम हो गया, ग्रुप काउंट हो गया, ग्रुप प्राइस हो गया, नंबर्स बॉट हो गया, ये सारे जो है ये हमारी प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, और सारे मेथड्स को इन्होंने पब्लिक रखा हुआ है। क्लास डायग्राम का जो नोटेशन होता है, क्लास का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है? एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसमें 3 खाने होते हैं। पहले खाने में क्लास का नाम डाला जाता है, दूसरे में उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं और तीसरे में उसका मेथड आता है। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक पूछें। हमारी स्लाइड्स No, sir. यहाँ पर, फिर अब हम हमारे पैटर्न्स वाले एरिया के ऊपर मूव करें। सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी बेटा बोलो। सर हम लोग इस कोर्स में जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, सारी हम एग्जांपल्स देखेंगे, वो जावा में भी होंगे और सी शार्प में भी होंगे। सर क्योंकि मैं ये पूछ रहा था कि मैं अपना प्रोजेक्ट अगर जावा पे बनाऊं, इसलिए मैं सर पूछ रहा हाँ था। हाँ जरूर बनाओ बेटा, कोई मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। एंड्रॉइड पे बनाओ, जावा पे बनाओ, जिसमें बनाना हो बनाओ। सही है, एंड्रॉइड भी जावा ही है पीछे, तो जावा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है जावा में और सी शार्प के अंदर, ठीक है ना? दे आर सर वैसे कोई रिक्वायरमेंट तो क्योंकि नहीं सर है हम कि लोग जावा पे मैं लर्न बनाना। करना चाह रहा था। सॉरी सर मैं कहता मैं क्योंकि लर्न करना चाह रहा था जावा में, इसलिए पूछा था अगर यहाँ पर बेसिक से अगर हमें करवाएंगे तो फिर इसलिए मैं प्रोजेक्ट भी फिर जावा पे ले लूँ। हाँ, तो आप जावा में बनाओ ना, कोई मसला नहीं है बेटा। वैसे सर कोई ओके सर। रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना इसकी कि बस जावा या कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर, मेरा इरादा था कि कोई सॉफ्टवेयर जो आप लोग पहले से बना चुके हो, अगर कोई अच्छा 20-25 फॉर्म का सिस्टम आपके पास बना हुआ है, या वेब 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 बेस्ड सिस्टम बना हुआ है 20-25 वेब पेजेस का, तो उसमें मैं चाह रहा था 6 या 7 आप मुझे डिजाइन पैटर्न्स लगा के बताओ। मेरा टारगेट ये था प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा। तो अगर आप जावा सीख के करने जाओगे तो आपका काम काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन करो, कोई बुराई नहीं है। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ 2 कोर्सेज पढ़ रहे हो, तो आसानी के साथ ये काम आप लोग कर सकते हो। यस सर मैं इसीलिए पूछ रहा था। वैसे ही आजकल बाहर तो कोई जा नहीं रहा, दोस्तों से कोई मिल नहीं रहा, तो टाइम बहुत है। अब इंटरनेट पे टाइम जाया करने से बेहतर है बंदा फेसबुक और व्हाट्सएप करने से बेहतर है कि इंसान वो करे। MVC भी यूज कर सकते हो, लेकिन MVC कुछ 2-3 पैटर्न्स को खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो उसके अलावा अगर आप दूसरे पैटर्न्स MVC के साथ यूज करना चाहो, सही है। अगर उसका कोड आपने लिखा हुआ हो, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है उसामा भाई? हेलो जी भाई। जी सर, अगर हम .NET कोर के ऊपर बनाए, लाइक जो रिपॉजिटरी पैटर्न वगैरह जो आजकल चल रहे हैं उसको लेते हुए, तो वो एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट .NET कोर के ऊपर अगर हम बनाएं ORM यूज करते हुए, तो वो एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें अब एक डिजाइन पैटर्न हमारा एक हर चीज एक्सेप्टेबल होगी अगर आपने डिजाइन पैटर्न का कोड खुद लिखा हुआ है। अगर डिजाइन पैटर्न का कोड किसी IDE ने आपको जनरेट करके दिया है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँ। सर असल में .NET को एंटिटी फ्रेमवर्क ORM वगैरह में तो वो खुद जनरेट भी करते हैं, और बट उनका आर्किटेक्चर अपना आप खुद ही लिखते हैं। हाँ नहीं, उनके आर्किटेक्चर में 2-3 पैटर्न अप्लाई हुए होते हैं। वो कौन से हुए होते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लेकिन उसके अलावा दूसरे डिजाइन पैटर्न्स अगर आप उसमें खुद इंप्लीमेंट करेंगे अपने कोड से, तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इतने डिजाइन पैटर्न लाजमी होने चाहिए? नहीं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 से 7 डिजाइन पैटर्न्स इंप्लीमेंट होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है? वो आप लोगों को उसका आइडिया अभी होगा भी नहीं, अभी कम से कम 3-4 क्लासें और होंगी तो आपको पता चलेगा कि डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। एग्जैक्टली सर, असल में डिज़ाइन पैटर्न तो हम कोई जब भी यूज़ करेंगे ना, लाइक जाके हमें अगर कोई नीड होगी, अपनी कोई प्रॉब्लम आएगी इस तरह की, तो ही तो हम डिज़ाइन पैटर्न लगाएंगे ना। मैं समझा नहीं बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर लाइक हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और अगर हमें नीड पड़ती है डिज़ाइन पैटर्न की किसी, तो ही हम वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे ना। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है।
तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि हमें इस तरह के लाइक बिहेवियरल लगाने हैं, स्ट्रक्चर इस तरह लगाने हैं? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन दिस। अब जल्दी से मुझे रिव्यू करवाइए आप लोग क्लास रिलेशनशिप्स। मैं सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, कोड में मेरा जाने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो कोड में भी चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जल्दी से रिव्यू कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये बातें समझ में आती है या नहीं आती। एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को बोल रहे होते हैं, बाय या डायरेक्शनल एक क्लास दूसरी क्लास को अपडेट बना रहा होता है, बिल्कुल सही और है, दूसरी क्लास भी पहली क्लास को। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, क्लास रिलेशनशिप्स में और इनहेरिटेंस में क्या फर्क है, ये कौन बताएगा? क्लास रिलेशनशिप्स में और इनहेरिटेंस में क्या फर्क है जी? इनहेरिटेंस में हमारे पास इंस्टेंशिएशन नहीं हो रही होती। इनहेरिटेंस में इंस्टेंशिएशन नहीं हो रही होती, ठीक है। और कोई फर्क बताओ, वाज़ेह फर्क? इनहेरिटेंस में हम प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली उनके नेम से कॉल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज को जो है क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज हैं हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्लास बी के अंदर अगर इनहेरिटेंस हुई हुई हो। कॉल क्या कर सकते हो, तो उसका हिस्सा बन जाती है ना भाई। क्लास बी जो है, अगर वो क्लास ए से इनहेरिट हुई हुई है तो क्लास बी के पास वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास ए के पास भी हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है? सर वो जो हमने ऊर्द में पढ़ा था कि एजा और हैजा वाली सिचुएशन आ बिल्कुल, जाती हाँ, है। ये जवाब दो ना, ये सुनना चाह रहा था। कौन है ये बच्चा? सर तला फारूकी। हाँ, तला फारूकी, बताओ। सुनो बेटा, सब लोग सुनो, हाँ बताओ। सर बेसिकली हम लोग उसमें रिलेशनशिप में हम ये कर सकते हैं, हम सिर्फ एक सिंगल पार्ट्स ले सकते हैं इस तरीके के, लेकिन इनहेरिटेंस में हमें पूरा एक कंसीडर करना पड़ता है। क्लास ना क्लास वाला सिचुएशन टाइप आ जाती है कि एक चीज पूरी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है दूसरे पर। और रिलेशनशिप में हम खुद अपने उस पर वो कर सकते हैं, हमें कितनी डिपेंडेंसी रखनी है, कितने हमें मेथड्स यूज करने हैं एक क्लास के दूसरे, उसमें मतलब कोई चीज हम बाउंड नहीं होते। हाँ, तो इनहेरिटेंस एक इज अ रिलेशनशिप है। इज अ की मिसाल क्या है? सर एजा की टाइप हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो अगर हमने एक फ्रूट क्लास बनाई तो एप्पल जो है वो एजा फ्रूट, तो एक तरीके से उसका पार्ट है, वो उस क्लास का भी एक पार्ट एक तरीके से है, तो इनहेरिटेंस लेकिन वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है। कौन सी क्लासेस और बोलिए अगर आपने, हम नाम बताओ क्लासेस के। सर फ्रूट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्रूट क्लास हमारे पास, हम एक एप्पल की बना रहे हैं, तो अब सही है, एप्पल जो है बेसिकली फ्रूट ही है, तो हम उससे इनहेरिट करते हैं क्योंकि वो बेसिकली एक फ्रूट ही उसमें आ रहा है, ठीक एक है, फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही है। ये बात सबको समझ में आती है। अकाउंट की क्लास मेरे पास मौजूद है, मैंने सेविंग अकाउंट बनाया और करंट अकाउंट बनाया। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों क्या हैं? दोनों अकाउंट्स हैं, तो मैं इधर इनहेरिटेंस करूंगा। सर अगर मैं एक रूम की क्लास बना रहा हूँ, रूम के अंदर दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, तो ये हैज अ रिलेशनशिप होगा, बिकॉज अ रूम हैज डोर्स, अ रूम हैज विंडोज, ठीक है ना। ये इज अ रिलेशनशिप नहीं होगा। तो जहां जहां हैज का कीवर्ड आ रहा होगा वहां पर मेरा रिलेशनशिप क्लास या ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कहलाएगा, और जहां पर इसका वर्ड आ रहा होगा वहां पर मेरा रिलेशनशिप इनहेरिटेंस कहलाएगा। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को कुछ किताबों में इस अ रिलेशनशिप कहा जाता है, कुछ किताबों में सिर्फ इनहेरिटेंस कहा जाता है, सही है। और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स अमूमन वर्ड यूज होता है किसके लिए? हैज अ रिलेशनशिप के लिए। ये बात सबको समझ में आती है? इसमें कोई सवाल है बेटा तो मुझसे पूछो। सर मैंने जो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट वुड में भी अपने माइंड में यही रखा था कि अगर हम इस करते तो हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास के बारे से, मैंने अभी एप्पल और फ्रूट की एग्जांपल दी, और मैंने जो अपने अपने थिंकिंग में मैंने ये रखा था कि अगर जैसे रूम हैज डोर्स तो हम उन डोर को अलग जगहों पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो बेसिकली पार्ट तो है लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है पूरे, हम उसको किसी और क्लास में यूज कर लें या कुछ कर लें। हाँ सही तो है, मैंने बिल्कुल इसकी सही, इस तरीके से एग्जांपल रखी थी। सही है, ऐसे रखो, नो जो ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम। चेंजिंग इट्स क्लास वाली भी एक सिचुएशन आ रही थी। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास वाली सिचुएशन भी आ सकती है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए इनहेरिटेंस चाहिए होगा ना हमें। यस सर। क्लास रिलेशनशिप्स क्या होता है ये बता दें हारिस भाई। क्लास रिलेशनशिप इनहेरिटेंस को कहते हैं अमूमन।
ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स के लिए एसोसिएशन, एग्रीगेशन और डिपेंडेंसी का वर्ड यूज होता है, लेकिन कुछ किताबों में क्लास रिलेशनशिप्स में भी एसोसिएशन, एग्रीगेशन और डिपेंडेंसी लिखा गया है, और वो कहते हैं इनहेरिटेंस क्या है, तो कहते हैं इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। तो आप सिर्फ इस तरह से याद रखो हसन भाई कि अगर इज अ रिलेशनशिप है तो इनहेरिटेंस है, और हैज अ रिलेशनशिप है तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है, जैसे एसोसिएशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, डिपेंडेंसी हो गया। जी और कोई सवाल? मेरे ख्याल में 1.5 मिनट बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो क्या करना है, ब्रेक अभी दूं या बाद वाले सेशन में ब्रेक दूं? ब्रेक की जरूरत है अभी आप लोगों को? सर मुझे आपसे एक ऑफ टॉपिक बात करनी थी, तो मैं आपसे अभी कर लूं या फिर नेक्स्ट क्लास के बाद? सर एक ऑफ टॉपिक बात करनी थी आपसे। किस पे बात करनी थी? सर ऑफ टॉपिक है, मतलब स्टडीज से रिलेटेड है, मतलब कोर्स रिलेटेड नहीं है लेकिन स्टडीज है। हाँ अगले सेशन में कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 4:17 पे हम चाह रहे हैं, तो 4:37 तक आ जाइए आप लोग। ओके सर ठीक है, 4:37 पे रिकनेक्ट कर लीजिए, 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप लोग भी खाना वाना खा लें। खाना है तो 20 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह रिज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ।